तो बहुत ज़रूरी है कि जब जब भी हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से समझ लें। और एग्ज़ाम को समझने का सबसे अच्छा तरीका दो है। पहला तरीका ये है कि एग्ज़ाम के सिलेबस को देखें कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि एग्ज़ाम के पिछले साल के क्वेश्चन देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता रहा है और कहाँ कहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ये दो तरीके टू द पॉइंट और टू द एम आपको आपके मकसद में कामयाबी दिलाएगा। तो पहला सिलेबस को अच्छी तरीक़ा से समझ लें और दूसरा एग्ज़ाम के क्वेश्चन सिलसिलावार पिछले कई सालों से किस तरीके से चलते चले आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अक्सर विद्यार्थी यही चीज़ गलती करते हैं कि वो एग्ज़ाम के सिलेबस को नहीं समझते और दूसरा कि वो पिछले ईयर्स के पेपर्स को स्टडी नहीं करते कि कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे सवाल बनते हैं। बस उठा लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज बाज़ार से और लगाते रहते, हज़ार हज़ार क्वेश्चन तक लगा देते, 6-6 हज़ार क्वेश्चन लगा देते, लेकिन उनको परीक्षा में एक भी क्वेश्चन वो नहीं मिलता जो परीक्षा में जिसकी वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो समस्या ये है कि आप वो खरीद और बिक्री वाले वो मॉक टेस्ट लेना छोड़ दें और याद रखें कि कोई भी एग्ज़ामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो क्वेश्चन वो बनाने लगे जो मार्केट में कुछ ही रुपए में बिकता है। ठीक है? तो वो क्वेश्चन वो नहीं बनाएगा। वो क्वेश्चन सबसे हट के होगा, सबसे अलग होगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप उसी एग्ज़ाम के पेपर्स को डिटेल एनालिसिस करो और फिर से सिलेबस को डिटेल से समझो। तो यही सोच के साथ मैंने एक इनिशिएटिव शुरू की है कि तकरीबन 10 साल के पेपर्स को हम एनालिसिस करेंगे कि यूपीएससी पीटी में किस तरह के क्वेश्चन पिछले 10 साल से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम रिव्यू करेंगे। तो एक वीडियो में अगर मैं 100 क्वेश्चन को रिव्यू करूँ, चूँकि 100 क्वेश्चन का एक पेपर होता है, तो मैं 100 क्वेश्चन एक वीडियो में रिव्यू नहीं कर पाऊँगा। एक वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन रिव्यू करूँगा। ठीक है? तो यानी कि एक पेपर के लिए 4 वीडियो बनाऊँगा। तो आपको बड़े ही ध्यान से ये आपको स्टडी करना है, आपको समझना है कि किस किस विषय से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रही है और उसी हिसाब से आपको सिलेबस के हिसाब से आपको समझ करके उधर ही डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? तो हम 25 क्वेश्चन अभी रिव्यू करते हैं, सेकंड वीडियो में फिर 25 करेंगे। ठीक है? तो चलें। तो हम ये भी देखेंगे कि सवाल किस सब्जेक्ट से कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है? तो पहला सवाल, ये 2011 का पेपर है। आप जा कर के 2011 का पेपर है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप 2011 के पेपर का एनालिसिस करना कि यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन पूछा, कैसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है? तो देखो, पहला क्वेश्चन था केंद्रीय बजट 2011 से 12 में जैव मूल एस्ला एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई, इस पदार्थ का क्या महत्व है। तो देखिए 2011 से 12 में जैव मूल पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई, यानी कि बायो एस्फाल्ट पर छूट प्रदान की गई। तो इस पदार्थ का क्या महत्व है। ठीक है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। दूसरा आपके पास ऑप्शन है बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल साधनों से निर्मित हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। ठीक है? तो आपको ये चुनना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है? तो ये आपको देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ, तो आंसर मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है? आंसर मैं भी बता दूँ इजी से, कोई मसला नहीं है, लेकिन आंसर नहीं बताऊँगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरा मकसद यहाँ पर आंसर बताना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है? आंसर आप खोजो, आंसर आप खोजो और फिर उसके बाद आपको तलाश करके आप कमेंट बॉक्स में लिखो और फिर अगले वीडियो में इसका आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है? ओके। तो दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। उपर्युक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है केवल एक, बी बी में ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3, और डी में है 1, 2, 3। तो ये इसमें से सही जवाब क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तीसरा सवाल है दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अग्रामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है, देखिए कहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो जब कक्षा, यानी कि आपको सवाल समझा रहा है, जब कक्षा भू तुल्यकालिक होती है एक, दूसरा कक्षा वृत्ताकार होती है, तीसरा कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समतल होती है, और चौथा कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सही उत्तर चुनो। अगले वीडियो में मैं उत्तर बता दूँ। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है, यानी कि स्फीति मतलब कमी से, मतलब ये चीज़ की दिक्कतें हुई है भारत में। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला, उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया। दूसरा कारण है, बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। तीसरा कारण, आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन चुनो अपने से और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखो। तो पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुण सूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, दूसरा उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं, तीसरा उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है। तो आप टिक लगा सकते हो, 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ, यानी कि हम छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी। तो आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन, 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल सा जवाब, निर्यात था, आयात था, उत्पादन था, उपभोग था। एडिटोरियल के आर्टिकल में भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, और देखिए 2011 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 7वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं स्रोत समझी जाती है, क्यों? तो ये आपको ऑप्शन है, ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। तो ये पहला। दूसरा है, ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती है। तीसरा, ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन के लिए अपशिष्ट जल संशोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इनमें से कोई एक ऑप्शन को चुनो। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? तो यहाँ पर आपके लिए 3 ऑप्शन है। यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया वृहद निवेश है, जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति कर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है। यह दूसरा ऑप्शन है, यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा देना है। और तीसरा क्वेश्चन, यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों पर की गई गहन कार्रवाई, जिसका लक्ष्य कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित कराना है, जिससे बृहत्तर खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और खाद्य स्फीति पर अंकुश लग सके। और चौथा ऑप्शन भी है, यह सरकार की चरम निश्चयतात्मक कार्रवाई है, जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशित नीति का अनुसरण करना है। तो यह है क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन हम देखेंगे, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछी जा रही है। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है, इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो ठीक है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, विशिष्ट क्षोभमंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। और दूसरा ऑप्शन है, विशिष्ट ध्रुवीय वतार्ग तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। ध्रुवीय वतार्ग, समतापमंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मेथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह।
चौथा ऑप्शन है वैश्विक तापमान से ध्रुवीय प्रदेशों में हुई तापमान वृद्धि। तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। तो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई तथा एफआईआई से अधिक आए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके से, इसमें से कोई एक आप सही जवाब तलाश करो। 11वां क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। जिला योजना समितियों का गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 12वां क्वेश्चन है, 2 महत्वपूर्ण नदियों जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है तथा दूसरा जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन जीव व जैव विविधता का प्रमुख स्थल और सुरक्षित क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप अगर जानते हो तो टिक लगा दोगे, नहीं जानते हो तो इसमें कोई तुक्का नहीं लगा सकते। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्वेश्चन है, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप्य कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है। तो 4 ऑप्शन है। यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। दूसरा ऑप्शन है, यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। तीसरा ऑप्शन है, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। और चौथा ऑप्शन है, इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो सही ऑप्शन चुनिए। अगला वीडियो में सब आंसर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चौथा क्वेश्चन है, भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देशों के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 15 वर्ष कम से कम वर्ग की जनसंख्या अधिक है। यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु की वर्ग की जनसंख्या अधिक है। सी का ऑप्शन सी तीसरा ऑप्शन है। यहाँ 65 वर्ष से अधिक वर्ग की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। और चौथा ऑप्शन है, यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है। तो देखिए 15वां क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। और दूसरा ऑप्शन है, कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभियंश के नीचे ला चुके होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन है तीसरा, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। और चौथा है, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों का अदा किया जाता है। तो 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर की विशेषता नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। दूसरा, यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य के संवर्धन पर लगाया गया टैक्स है। और तीसरा, यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया गया कर है जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। और चौथा है, यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय और राज्य सरकार का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। तो 16 का क्वेश्चन था। 17वां क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसको पढ़ो और सही से टिक लगाओ। 18वां क्वेश्चन है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है क्योंकि। बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन के मॉक टेस्ट सीरीज आपको कभी मार्केट में नहीं मिलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है कि मतलब अगर चाहे तो 6ठी क्लास का बच्चा भी दे सकता है और अगर ऐसा भी हो कि प्राइम मिनिस्टर को भी बताना हो, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन देखेंगे। न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही थी। देखिए करंट अफेयर्स एकदम सीधा सीधा एकदम। इसमें से 4 ऑप्शन है, ये चारों में से सही टिक लगाओ। मैं आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगली वीडियो में। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो वर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप टिक लगाओ सही से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 21वां क्वेश्चन। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती क्योंकि।
यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इसमें से कूट के माध्यम से आंसर तलाश करो। 22वां क्वेश्चन है, परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इसको पढ़ के टिक लगाओ। तो 23वां क्वेश्चन है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर चुन करके टिक लगाओ। 24वां क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश जातीय विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सीधा सीधा टिक लगाना है आपको। और 25वां क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। तो 4 क्वेश्चन है और सीधा सीधा आपको जवाब पर टिक लगाना है, तो लगा दो। तो ये था पहला वीडियो, हम जो देख रहे थे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है और पिछला साल का क्वेश्चन सिलसिलेवार किस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो अगला वीडियो देखेंगे 26 से, ठीक है। और फिर तीसरा, फिर चौथा वीडियो तक हम 2011 के GS 1 कवर कर लेंगे पीटी का। ठीक है, तो बने रहिए। लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए अगर आगे के नोटिफिकेशन चाहिए तो। ओके, थैंक यू।